जय हिंद दोस्तों। मैं वीर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वीर सर जीएस वाले में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं रोज़ाना एक टॉपिक से किसी न किसी टॉपिक से टॉप 30 प्रश्नों को करवाता हूं। कल शनिवार के दिन मैंने कोई भी प्रश्न नहीं करवाया, अतः आज रविवार के दिन मैं आपको करवाऊंगा टॉप 60 प्रश्न। यानी कि आज हम लेंगे टोटल 60 प्रश्नों की श्रृंखला को, जो कि जीएस का होगा एपिसोड नंबर 12। परंतु आज हमने भूगोल से नहीं बल्कि इतिहास से प्रश्नों को शामिल किया है। आज हमने इतिहास से 60 प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे गए हैं, यानी कि पूछे जा चुके हैं और आने वाले सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना होगी। और ध्यान रहे, ये जो मैंने इतिहास से प्रश्नों को उठाया हुआ है, यह है पाषाण काल तथा सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्नों का संग्रह है। तो दोस्तों, मैं आपसे रोजाना मुलाकात करता हूँ शाम को 9 बजे लाइव। तो आइए देखते हैं, और आप लोग भी आइए और खुद को परखिए, देखिए आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आइए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। लेकिन प्रश्नों पर बढ़ने से पहले आप सभी से आग्रह है, आप सभी लोग जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए तथा अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए भी कह दीजिएगा। और यहाँ तक भी कह दीजिए, भी सब्सक्राइब कर देंगे तो घंटिया बगल में रहेगा, उसको भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज हम लोग बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न पर। कह रहा है कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? निचले पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पूर्व पाषाण काल में, या ऊपरी एवं पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? बताएं दोस्तों कि उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, बताएं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल में। ध्यान रखिएगा, जो पाषाण काल उसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है, उसको 3 भागों में विभक्त किया जाता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इन्हीं में ऊपर नीचे किया जाता है, जैसे कि मध्य पूर्व पाषाण काल किया है, इन्हीं को डिवाइड फिर बाद में किया गया, ठीक है। लेकिन वैसे मुख्य रूप से पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, किस काल में हुआ था, तो हुआ था दोस्तों मध्य पाषाण काल में, ठीक है। जी हाँ, आइए बात करते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? हड्डी के उपकरण दोस्तों चुपानी मांडो से, या काकोरिया से, या महदहा से, या सराय नाहर से? तो बताएं दोस्तों, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, बताएं। ऑप्शन है आपके पास 4 और समय है 5 सेकंड का, उत्तर कीजिए। बताएं दोस्तों। जी हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों, यहाँ पे दोनों ही सही होगा, क्योंकि महदहा से और सराय नाहर दोनों ही स्थानों से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है प्रश्न को, क्योंकि चूंकि प्रश्नों से यहाँ इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, और जितना मैं प्रश्न करवा रहा हूँ सारा का सारा पूछा गया है, ठीक है। तो प्रश्नों को नज़रअंदाज मत करिएगा, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखिए, जीएस तैयार करने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रश्नों को प्रश्न और उत्तर करते रहें, जो कि मैं आपको करवाता हूं। आप लोग आधा घंटा का समय निकाल कर, 40 मिनट का समय निकाल करके जुड़ जाया करिए 9 बजे। आपके आधे 1 घंटे में आप देखेंगे, अगर ऐसे कुछ दिन लगातार हमारे साथ आप जुड़े रहें, तो आप देखेंगे कि आपके अंदर जो जीएस की नॉलेज है कई गुना बेहतर हो जाएगी, ठीक है, और परीक्षा में आप बेहतर कर पाएंगे। तो आइए बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न हमारा कहता है कि एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल निकले हैं, यानी कि एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल कहाँ से निकले हैं? दमदमा से, या लंघनाज से, या महदहा से, या सराय नाहर से? बताइए दोस्तों, कहाँ से मिला है एक ही कमरे में 3 मानव कंकाल, बताएं। इतिहास के प्रश्न है ये सब, जो पढ़ा होगा वही बता सकता है।
और जिसको नहीं आ रहा है वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनते जाए, समझते जाए, प्रश्न आ जाएगा आपको। लेकिन फिर भी आप लोग गलत से उत्तर करते रहें। जी हाँ दोस्तों, इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे है चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में, या पूरा पाषाण काल में, ठीक, या प्रोटो ऐतिहासिक काल में? बताइए दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि यानी कृषि सबसे पहले कब प्रारंभ हुई? उत्तर कीजिए दोस्तों, 5 सेकंड का समय है आपके पास। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है नवपाषाण काल में। यानी कि जो कृषि का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था तो किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में। ठीक है, मैंने बताया था कि पाषाण काल 3 प्रकार का होता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुई थी, खाद्यान्नों की कृषि। ठीक है, बात करते हैं आज के 5वें प्रश्न पर। आज का 5वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? भारत में सबसे पहले मानव का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है? नीलगिरी की पहाड़ियों में, या शिवालिक पहाड़ियों में, या नल्ला मलई पहाड़ियों में, या नर्मदा घाटी में? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है दोस्तों? बताएं, उत्तर कीजिए। 5 सेकंड का समय है आपके पास, उत्तर करें दोस्तों आप सब। जी हाँ, उत्तर करते रहें। तो दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। क्या दोस्तों? नर्मदा घाटी। यानी कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? नर्मदा घाटी से। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं छठे प्रश्न की। छठा प्रश्न कहता है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था गेहूं, चावल, जौ या बाजरा? यानी मानव ने सबसे पहले किस अनाज का प्रयोग सबसे पहले किया था? बताएं, किस अनाज का? जी हाँ, इसको हो सकता है कुछ लोग सही करें और कुछ लोग उत्तर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी के सभी लोग उत्तर कीजिए, बिल्कुल कीजिए, करते रहें। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि जौ। मानवों द्वारा जो फसल यानी कि जो अनाज सबसे पहले प्रयोग में लाया गया वो क्या था? जौ था दोस्तों। बात करते हैं 7वें प्रश्न की। देखिए, प्रश्न को एकदम बेहतरीन तरीके से सुनते जाइए, समझते जाइए। आगे आने वाले परीक्षाओं में आप पाएंगे, जब परीक्षा में बैठेंगे तो इस प्रश्न का महत्व आपको वहाँ पे समझ में आएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत लग रहा हो कि नहीं, है ना, कैसा प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, फिर भी देखिए और उत्तर कीजिए। इससे क्या होगा कि जो चीज़ें आपको नहीं आ रही है, अगर वहाँ पे आप कंसंट्रेट करते हैं तो चीज़ें आपके दिमाग में बैठेंगी, और जब आप परीक्षा में जाएंगे और परीक्षा में ये प्रश्न यदि आते हैं तो आप क्या कर पाएंगे? चीज़ों को कंसीड कर पाएंगे, उत्तर को अच्छे से कर पाएंगे। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर ए, लोथल से, या ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा से, ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से, या ऑप्शन नंबर डी, मुंडी गौक से? बताइए, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। यानी मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 8वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, सुनिएगा। कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ध्यान दीजिएगा, जरा सा पिछला प्रश्न एक बार आप फिर से सुनिएगा, देखिएगा, मैं दिखा रहा हूँ। कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? आपने कहा मेहरगढ़ से। जब जहाँ से भाई कृषि होगा वहीं से जीवन शुरुआत होता है। तो 8वां प्रश्न कह रहा है कि उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, वो कह रहा है कहाँ से मिला? धौलावीरा से, या किले गुल मोहम्मद से, या कालीबंगा से, या मेहरगढ़ से? उत्तर कीजिए, उसके बाद मैं आपको करवाता हूं इस प्रश्न को, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है मेहरगढ़। चाहे अस्थायी जीवन कहिए चाहे कृषि कहिए, जहाँ पर कृषि के साक्ष्य सबसे पहले हुए, यानी कि वहीं से क्या हुआ? अस्थायी जीवन का शुरुआत हुआ।
जैसे कि उससे पहले अगर कृषि नहीं था तो लोग मतलब कि शिकार करके खाते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता था, भटकना पड़ता था, नहीं स्थायी नहीं रहना पड़ता था, ठीक है। अच्छा, ये जो मेहरगढ़ है कहाँ पे, इसको सुन लीजिए कि ये जो मेहरगढ़ है वर्तमान में बलूचिस्तान के कच्छी मैदान में है, ठीक है। कहाँ पे, बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है। वेरी गुड। नवा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। किस स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। अवधे से, बोरी से, बागोर से या लखनिया से। बताएं दोस्तों, आपके समक्ष 5 सेकंड का उत्तर है, 5 सेकंड का समय है और 4 उत्तर ऑप्शन। बताएं कौन सा सही है। कहाँ से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कहाँ से, बागोर से। कहाँ से, बागोर से। आइए 10वें प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चलकोलिथिक युग में भी कहा जाता है। निम्न में से किसको चलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। देखिए, चलकोलिथिक कहिए चाहे कैल्कोलिथिक कहिए, ठीक है, दोनों एक ही है। हो सकता है कि आपको ऐसे कह दे भाई चलकोलिथिक युग किसे कहा जाता है, या फिर कह दे प्रश्न में कि कैल्कोलिथिक युग किसको कहा जाता है, तो दोनों को समान होता है। बताइए इसमें उत्तर ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। पूरा पाषाण को कहते हैं, नव पाषाण को, ताम्र पाषाण काल को, या लौह युग को कहते हैं। दोस्तों बताइए इन चारों में कौन सा सही है। जी हाँ दोस्तों, इसका चलिए पहले 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग उत्तर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, इसका उत्तर नंबर सी सही है, ताम्रपाषाण युग। यानी जो ताम्रपाषाण युग है इसी को चलकोलिथिक युग भी कहते हैं या कैल्कोलिथिक युग भी माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं 11वां प्रश्न की। 11वां प्रश्न कह रहा है नवादा टोली का उत्खनन किसने किया। नवादा टोली का उत्खनन किसने किया। के.डी. वाजपेयी ने, या बी.एस. वाकंकड़ ने, या एच.डी. सांकलिया ने, या मार्टिन व्हीलर ने। बताया दोस्तों, नवादा टोली यानी नवादा टोली या फिर नवादा टोली का उत्खनन किसने किया था। इन चारों में से किसी एक को चुनना है आपको। बताइए वो कौन सा उत्तर है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एच.डी. सांकलिया ने। ध्यान देना दोस्तों, ये जो नवादा टोली का उत्खनन है ये किसने करवाया था, एच.डी. सांकलिया ने। और ये कहाँ के थे भाई, ये पूना के प्रोफेसर थे। कहाँ के, पूना के प्रोफेसर थे, ठीक है। वेरी गुड। अगर आपसे इस प्रकार से पूछ ले कि नवादा टोली जो है, अच्छा इसका उत्खनन सांकलिया ने करवा दिया, लेकिन अगर पूछे कि यह जो नवादा टोली है यह किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा यह स्थित है दोस्तों कहाँ पे, महाराष्ट्र में नहीं, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों, मध्य प्रदेश में। क्या, नवादा टोली। बात करते 13वें प्रश्न की। 13वां प्रश्न कह रहा है कि राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। यानी कि राख का टीला जो जिसको हम लोग राख का टीला मानते हैं, यह किस नवपाषाण काल के स्थल से संबंधित है। बताएं। ऑप्शन है बुधिहाल से, या संगनकल्लू से, या कोलडी हवा से, या ब्रह्मगिरी से। बताएं दोस्तों कहाँ से संबंधित है, राख का टीला कहाँ से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, यह संबंधित है संगनकल्लू से। कहाँ से, संगनकल्लू से। ध्यान दीजिएगा, ये जो संगनकल्लू है यह कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू है, ठीक है। वेरी गुड। अगर पूछा जाए संगनकल्लू क्या है, तो नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए थे। कहाँ से, संगनकल्लू से। संगनकल्लू है कहाँ, कर्नाटक में, ठीक है। वेरी गुड। बात करते हैं 14वें प्रश्न की। 14वां प्रश्न कह रहा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए, या खनिज के लिए, या बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, या सोन नदी का उपागम स्थल है। बताइए भीमबेटका क्या है। ये तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, ये तो आपको वैसे ही बता देना चाहिए, है ना। चलिए 5 सेकंड का समय है आपके पास। बताइए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है।
जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए से होगा गुफाओं के शैल चित्र के लिए। किसके लिए? यानी जो भीमबेटका गुफा है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सॉरी, जो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वेरी गुड। 15वें प्रश्न की बात करते हैं। तो 15वां प्रश्न कहता है दोस्तों कि निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? निम्न में कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता या भीमबेटका या बाघ या अमरावती? बताइए, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? बताएं। बताएं दोस्तों। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, क्या? भीमबेटका। यानी जो प्रागैतिहासिक चित्रकला है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका के लिए। अभी मैंने आपसे पूछा कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, आपने कहा गुफाओं के शैल चित्र के लिए, तो वो सेम चीज़ है। ठीक है, वेरी गुड। अगर हम बात करें कि भीमबेटका जो है किस राज्य में है, तो दोस्तों यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा अगर जो रायसेन जिला है उसका स्थान आपसे पूछ दे, जैसा कि हमने अगले प्रश्न में शामिल करा हुआ है। शामिल क्या करा है मैंने कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भोपाल में, पंचमढ़ी में, सिंगरौली में या अब्दुल्लागंज रायसेन में? बताएं। अभी अभी मैंने चर्चा किया कि भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ पे? अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ? अब्दुल्लागंज रायसेन में, या फिर सीधे सीधे आप कह सकते हैं रायसेन जिले में स्थित है। अगर राज्य पूछे कि भीमबेटका किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। 17वां प्रश्न कहता है कि भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? बताएं दोस्तों। इसका ऑप्शन क्या होगा? घघरिया या भीमबेटका या सिंगरौली या रायसेन? बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका भी वही सेम उत्तर होगा, क्या? भीमबेटका। क्या दोस्तों? भीमबेटका। देख रहे भीमबेटका वाला जो प्रश्न है कितनी तरह से घुमा घुमा के पूछा है, और जितनी तरह से देखेंगे आपको हर तरह से लगेगा कि यह प्रश्न अलग है, यह प्रश्न अलग है, लेकिन उत्तर क्या सभी का एक समान है। ठीक है, वेरी गुड। तो आइए आगे बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है कि ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? यानी कि ताम्राश्म काल में जो महाराष्ट्र के लोग होते थे, जो मर जाते थे, उनको घर में फर्श के नीचे दफनाते थे। तो कैसे दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, या पूरब से पश्चिम की ओर, या दक्षिण से उत्तर की ओर, या पश्चिम से पूर्व की ओर? बताएं, कैसे दफनाते थे? 5 सेकंड का समय है दोस्तों, उत्तर करते रहिए। आप सब करिए उत्तर। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, उत्तर से दक्षिण की ओर। कैसे दफनाते थे दोस्तों? उत्तर से दक्षिण की ओर करके दफनाते थे। कहाँ पे? ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग, ठीक है, जो मर जाते थे, उनको कहाँ दफनाते थे? घर के फर्श के नीचे। और कैसे? उत्तर से दक्षिण की ओर उनको करके। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। अच्छा देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ बोर मत होइए, प्रश्नों को आप लोग कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, जब मैं टेस्ट करवाऊंगा तो यहाँ से भी मैं क्या करूँगा? प्रश्नों को उठाऊंगा। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट है वो कृपया कान खोलकर एकदम ध्यान देते रहें। ठीक है, और उत्तर करते रहें, ध्यान दीजिएगा। 19वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है? कह रहा है कि किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी समाधान से प्राप्त हुआ है। यानी कि एक मानव का कंकाल है, उसके साथ साथ एक कुत्ते का भी कंकाल पाया जाता है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से, बुर्जहोम से, चिरांद से या मास्की से? बताएं दोस्तों, कहाँ से पाया जाता है मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल? कहाँ से पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, बुर्ज होम। कहाँ से? बुर्ज होम से पाया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि बुर्ज होम कहाँ है, तो भैया जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास स्थित है, क्या? बुर्ज होम। और यहीं पर क्या पाया गया था दोस्तों? मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी कंकाल पाया गया था।
आइए बात करते हैं 20वें प्रश्न की। 20वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? उत्तर आपके सामने, अलेक्जेंडर कनिंघम को, या जॉन मार्शल को, या मार्टिमर व्हीलर को, या जेम्स प्रिंसेप को। बताएं दोस्तों, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? बताइए। तो ये तो बड़ा सरल उत्तर है ना इसका। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 क्या, अलेक्जेंडर कनिंघम को। यानी अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या माना जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 21वें प्रश्न पर। 21वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी में, बस्तर में, भोपाल में, या चेन्नई में? बताएं, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? 5 सेकंड का समय है आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, बताएं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भोपाल। यानी जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है कहाँ है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 22वें प्रश्न की। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी तक हमने जो 21 प्रश्न देखा, एक किससे संबंधित था? यह पाषाण काल से संबंधित था। किससे दोस्तों? पाषाण काल से संबंधित था। अब हम जिसकी बात करेंगे, अब जितने भी प्रश्न हैं 21 के बाद लगभग 30 9 39, जो 39 प्रश्न हैं ये कहाँ से लिए गए हैं? सिंधु घाटी सभ्यता से दोस्तों। कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता से। और ध्यान रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से सदैव यही प्रश्न बनते आए हैं। आगे देखिए कितने बेहतरीन प्रश्न मिलते हैं, और जब परीक्षा में आप बैठेंगे तो देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो सीधे आपके परीक्षा में डायरेक्ट रूप से मिलेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 22वें प्रश्न की। 22वां प्रश्न कह रहा है कि देखिए सारे प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है ना, तो ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा जो है निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस सभ्यता से संबंधित है? सुमेरियन सभ्यता, या सिंधु घाटी सभ्यता, या वैदिक सभ्यता, या मेसोपोटामिया सभ्यता? उत्तर कीजिए दोस्तों। जाहिर सी बात है उसे बता लेंगे आप, लेकिन फिर भी मैं आपको समय दे रहा हूँ 5 सेकंड का। हड़प्पा जो है किस सभ्यता से संबंधित है? जी हाँ, वेरी गुड दोस्तों, आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंधु घाटी सभ्यता। अभी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न कर रहे हैं, तो जो हड़प्पा है किससे संबंधित होगा? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 23वें प्रश्न की। 23वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु सभ्यता संबंधित है, सिंधु सभ्यता जो है किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक युग से, या आद्य ऐतिहासिक युग से, या ऐतिहासिक युग से, या उत्तर ऐतिहासिक युग से? बताइए दोस्तों, ये जो सिंधु सभ्यता है किससे संबंधित है? बताएं, किससे संबंधित है? 5 सेकंड का समय है तो है आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। किससे? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है। ठीक, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता गैर और आर्य थी क्योंकि? कह रही है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ध्यान रखिएगा यहाँ और नहीं रहेगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह आर्य सभ्यता नहीं थी, बल्कि वह कैसी थी? गैर आर्य सभ्यता थी। क्या थी? गैर आर्य सभ्यता थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, या उसकी अपनी लिपि थी, या उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था था, या उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था? इसका कारण बताइए दोस्तों। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वह गैर आर्य सभ्यता थी क्यों? 4 ऑप्शन है, बताइए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। क्या? क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह क्या था? यह नगरीय सभ्यता, नागरी नहीं नगरीय होता है। क्या होता है? नगरीय। नगर जानते ही हैं आप लोग, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बड़ा व्यवस्थित व्यवस्था था ना, कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जो आर्य थे उनकी सभ्यता ग्रामीण थी। आर्य लोगों की जो सभ्यता थी कैसी थी? ग्रामीण। लेकिन जो गैर आर्य थे उनकी सभ्यता ग्रामीण नहीं बल्कि कैसी थी? नगरीय थी दोस्तों। कैसी थी? नगरीय थी, यानी नगर वाला थे। ठीक है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं 25वें प्रश्न की। 25वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि?
अब कह रहा है कि जो सिंधु घाटी संस्कृति थी वो वैदिक संस्कृति यानी वैदिक सभ्यता से भिन्न था, अलग था। क्यों क्यों अलग था? क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, या इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, या इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, या रक्षा देखिए उल्टा लिखा है जबकि होना चाहिए क्षत्रिय है, या फिर उपर्युक्त सभी। जो सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से किस प्रकार अलग थी? तो दोस्तों यहाँ जितने ऑप्शन हैं सारे के सारे सही, यानी ऑप्शन नंबर डी से होगा क्या? उपर्युक्त सभी। क्या दोस्तों? उपर्युक्त सभी सही होगा। ठीक है, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता से अलग क्यों थी वह नीचे लिखा गया है, मेंशन किया गया है, आप सभी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 26वें प्रश्न की। 26वां प्रश्न क्या कहता है? 26वां प्रश्न कहता है कि हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, उसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, उसका स्रोत क्या है बताएं। शिलालेख है, या पक्की मिट्टी की मोहरों पर अंकित लेख है, या पुरातात्विक खुदाई है, या उपर्युक्त सभी? बताइए, जो हड़प्पा संस्कृति का जानकारी का मुख्य स्रोत है वो क्या है? आपको पता है कि हड़प्पा जो सभ्यता अभी तक पढ़ी लिखी नहीं गई है ना, उसकी लिपि जो है पढ़ी नहीं गई है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी से होगा क्या? पुरातात्विक खुदाई। यानी कि हड़प्पा संस्कृति जो है इसका प्रमुख स्रोत कौन है? तो पुरातात्विक खुदाई है। यानी हड़प्पा संस्कृति के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिलती है? जो पुरातात्विक खुदाई होती है वहीं से हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आज के 27वें प्रश्न पर। तो 27वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? सिंधु घाटी की सभ्यता पर कौन सा प्रकाश डालता है? शिलालेख। देखिए प्रश्न वही है, बस प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग है और सारे प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? शिलालेख, या पुरातत्व संबंधी खुदाई, या बर्तनों की मुहरों पर लिखावट, या धार्मिक ग्रंथ? बताइए, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश कौन डालता है? तो अभी मैंने पीछे बताया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है कहाँ से होता है? पुरातत्व संबंधी खुदाई से होता है। कहाँ से दोस्तों? पुरातात्विक स्रोत, या फिर पुरातात्विक खुदाई, या पुरातत्व संबंधी खुदाई से। क्लियर, वेरी गुड। आइए बात करते हैं 28 नंबर पर, प्रश्न नंबर 28 यानी 28। देखिए अंग्रेजी आता नहीं लेकिन बोल लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। आइए ध्यान देते हैं। 28वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है जो वहाँ पाई गई। क्या है भाई? अगर हमको सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के बारे में जानने का मूल स्रोत पता चल जाए तो बताइए, पता तो चल गया, बताइए कि वह स्रोत है क्या? मोहरे हैं, या बर्तन जेवर हथियार और औजार है, या मंदिर है, या लिपि है? बताएं दोस्तों क्या है? सिंधु घाटी के जो निवासी हैं उनकी सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए से होगा, क्या होगा? मोहरे। क्या? मोहरे। ठीक है, वेरी गुड। बात करते हैं 29वें प्रश्न की। तो 29वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी भारत में सबसे पहले जो चांदी की उपलब्धता का प्राचीनतम साक्ष्य मिला हुआ है वह कहाँ मिला है? हड़प्पा संस्कृति में, या पश्चिमी भारत की ताम्र पाषाण संस्कृति में, या वैदिक संहिताओं में, या चांदी के आहत सिक्कों में? तो बताइए दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य यानी सबसे पुराना साक्ष्य कहाँ से मिलता है? जी हाँ दोस्तों, इसका भी वही उत्तर है, ऑप्शन नंबर यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। यानी जो प्राचीनतम चांदी की उपलब्धता के साक्ष्य मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता से मिले दोस्तों। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से। तो आज का हमारा 30वां प्रश्न है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? यानी हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ करता था, यानी कि किस रंग का उपयोग किया गया था? लाल, नीला हरा, पांडु, या नीला? बताएं दोस्तों किस रंग का प्रयोग किया गया था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है, लाल। क्या दोस्तों? लाल। यानी जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे सामान्यतः उस पर किस रंग का प्रयोग हुआ था? लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। यानी देखिए 30 प्रश्न हमने करवा दिया, अब 30 और बचे हुए हैं उसको भी करवा रहे हैं। ठीक है, यानी कि अब ये कौन सा नंबर हो जाएगा? 31वां हो जाएगा। ठीक है, तो 31वां प्रश्न कहता है मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य से,
या उत्तर वैदिक काल से या मौर्य काल से या कुषाण काल से? बताइए, मूर्ति पूजा का जो आरंभ है कब से माना जाता है? तो दोस्तों इसका उत्तर नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व आर्य जब थे तब से माना जा रहा है क्या? मूर्ति पूजा का आरंभ माना जा रहा है कि तब से मूर्ति पूजा चालू हुई। ठीक है, वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं 32वें प्रश्न की। ठीक है, 32वां प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? आपको मिलते 5 सेकंड और उत्तर कीजिए। आप उत्तर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, बताएं निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन है 4, चन्नूधड़ो या कोटदीजी या सुहगौरा या देसलपुर। इन चारों में एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा से संबंधित नहीं है, तो वह है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सोहगौरा। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33वां पर। 33वां प्रश्न कहता है कि एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी कि जूते हुए खेत की खोज की गई थी कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या हड़प्पा से या लोथल में? कहाँ पे खोज की गई थी एक जूते हुए खेत की? बताएं। 5 सेकंड का समय है दोस्तों, आप लोग उत्तर करिए। शायद मैं समय नहीं दे रहा था, लेकिन अब दूंगा मैं समय। बताइए, उत्तर कीजिए। एक जूते हुए खेत की खोज कहाँ की गई थी? जी हाँ दोस्तों, बताएं। देखिए, अभी तो शुरुआत किए हैं, इतिहास के भी सारे के सारे प्रश्न करवाएंगे, दोहरा तेहरा के अभी एक एक विषय के करवा रहे हैं। फिर उसके बाद में एक ही वीडियो में सारे विषयों से मैं प्रश्नों को शामिल करूंगा। आप लोग चिंता बिल्कुल न करिए, आप लोग बस पढ़ाई करते रहें। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्या? कालीबंगा। यानी कि जो जूते हुए खेत की खोज की गई थी, यानी साक्ष्य मिला था, वो कहाँ से मिला था? कालीबंगा से मिला था दोस्तों। कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, जी हाँ। तो आइए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पर। तो हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट कर सकता है। ठीक है, जी हाँ। तो अगला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता, सिंधव नहीं रहेगा, सैंधव रहेगा। सैंधव सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता को ही सैंधव सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये इतनी बार प्रश्न पूछा गया है कि मतलब मैं क्या ही कहूँ, बस, है ना। अभी इसके बारे में मैं एक दो प्रश्न और डाला हुआ हूँ कि किस तरह से पूछता है प्रश्न, है ना। तो बताइए, जो सैंधव सभ्यता था यानी सिंधु घाटी सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से या हड़प्पा से या लोथल से? बताएं, कहाँ से प्राप्त हुआ है? महान स्नानागार को विशाल स्नानागार भी कहते हैं। तो दोस्तों ये प्राप्त हुआ कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, वेरी गुड। ध्यान रखिएगा, जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है इसको विशाल स्नानागार भी कहते हैं या महान स्नानागार भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, आगे मैंने प्रश्नों को शामिल किया है। प्रश्न कह रहा है आपका 35वां, यानी कि कह रहा है कि विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल में पाया गया था या किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? तो दोस्तों अभी हमने बताया है ना, रोपड़ से, हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से या कालीबंगा से। तो इसका उत्तर देखिए कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो कहाँ से पाया गया था ये? मोहनजोदड़ो से दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। 36वां प्रश्न आज के कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताएं। कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, क्या यह सत्य है या असत्य है? आपको केवल असत्य छांटना, यानी इसमें 3 सत्य है, 1 असत्य है। दूसरा कह रहा है व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। तीसरा कह रहा है मातृ देवी की उपासना की जाती थी। चौथा कह रहा है लोग लोहे से परिचित थे। बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताएं। 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। बताएं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे या संधव सभ्यता के लोग थे या आप कहिए हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। किससे? लोहे से परिचित नहीं थे। आइए बात करते हैं 7वें प्रश्न की। 7वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किसका सुमेल नहीं है?
यानी कि कौन सा एक है जो सुमेलित नहीं है। देखिए एक तरफ स्थान दिया है, एक तरफ राज्य दिया है, ठीक है। कह रहा है कि इसमें एक ऐसा स्थान है जो कि राज्य से मैच नहीं खाता, आपको वही चूज करना है। तो क्या आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, या लोथल गुजरात में है, या कालीबंगा हरियाणा में है, या रोपड़ पंजाब में है? बताइए कौन सा एक गलत है, बताएं दोस्तों कौन सा एक गलत है। वेरी गुड, आइए ध्यान सुनिएगा। ये जो आलमगीरपुर है, यह कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, बिल्कुल सही है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, बिल्कुल सही है। लेकिन जो कालीबंगा है दोस्तों, ठीक, कालीबंगा यह हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है, हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। तो कहेंगे कहाँ है दोस्तों? तो यह है राजस्थान में। कहाँ है? आरजे, यानी कि राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कालीबंगा की खोज कब हुई थी, तो दोस्तों कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज हुई थी 1951 में। अगर पूछा जाए कि किसने खोज किया था कालीबंगा का, तो कालीबंगा का खोज करने वाला जो व्यक्ति है उसका नाम है अमलानंद घोष। क्या? अमलानंद घोष, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं आज के 38वें प्रश्न पर। 38वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? अब बताओ मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? भारत के गुजरात राज्य में, या भारत के पंजाब राज्य में, या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, या अफगानिस्तान में? बताइए दोस्तों कहाँ पर है ये मोहनजोदड़ो? जी हाँ दोस्तों, उत्तर कीजिए। आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय, 5 सेकंड का समय मिलता है। बताएं मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ध्यान दीजिए उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में क्या स्थित है? मोहनजोदड़ो, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। आप लोग जुड़े रहिएगा, इधर से उधर मत होइए। अगर नहीं आ रहा है तो प्रश्नों को देखते रहिए, क्योंकि देखते देखते बहुत सारे आपको प्रश्न तैयार हो जाएंगे। आपका ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा से 40 मिनट 50 मिनट जा सकता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा मिल जा रही, उसको भी तो देखो ना, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो वो कहाँ से मिलता है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में मिलता है, ठीक है। आइए बात करते हैं 9वें प्रश्न की। 9वां प्रश्न कहता है चन्नूधड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। चन्नूधड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? J.H. मैके ने, सर जॉन मार्शल ने, या I.E.M. व्हीलर ने, या सर आरल स्टीन ने? बताइए इन चारों में कौन सा व्यक्ति है जिसने चन्नूधड़ों के उत्खनन का निर्देश दिया था? बताएं। 5 सेकंड का समय है। अगर आप लोग उत्तर कर सकते तो करिए, गलत सही जो भी आता है करिए, उसके बाद मैं तो सही उत्तर बताना है मुझे। बताएं दोस्तों। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, इसकी जो खुदाई की गई थी किसने किया था, यानी किसके निर्देशन में हुआ था उत्खनन? J.H. मैके के निर्देशन में हुआ था। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे मैंने बताया कि मोहनजोदड़ो कहाँ है, तो आपने कहा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। अगर पूछा जाए चन्नूधड़ो कहाँ है, तो चन्नूधड़ो जो है दोस्तों पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत यानी जो मोहनजोदड़ो है उससे दक्षिण पूर्व में 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कहाँ पर? पाकिस्तान में ही, ठीक है। वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां, यानी कि आज का 40वां प्रश्न। 40वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, या आलमगीरपुर? बताइए दोस्तों कौन सा है जो पाकिस्तान में है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो कालीबंगा है ये तो राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। हड़प्पा कहाँ है? ये है जो हड़प्पा है वर्तमान में पाकिस्तान में। तो कौन सा पाकिस्तान में? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए, बी से हो जाएगा हड़प्पा। जबकि कालीबंगा का है राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो अगर इनमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा अभी पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है, ठीक है। हड़प्पा पाकिस्तान में पंजाब राज्य में है, ठीक है। देखिए पंजाब भारत में भी है और पाकिस्तान में, ध्यान रखिएगा, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा। आज का 41वां प्रश्न है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, ठीक है। यहाँ समझने का प्रयत्न करिएगा। आपसे पूछा जा रहा है
कि रंगपुर क्या है, यह हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है रंगपुर में, ठीक है। और आपसे पूछ रहा कि ये रंगपुर है कहाँ पे, तो बताइए कहाँ है, पंजाब में या पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में। बताएं ये रंगपुर कहाँ है दोस्तों, बताएं। जी 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 हाँ दोस्तों, यह है गुजरात राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ है, गुजरात में है। यानी रंगपुर जो स्थित है वह गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है, यानी कि सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। वेरी गुड। आज का 42वां प्रश्न कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है। अभी एक पूछा था कि कौन सा स्थान पाकिस्तान में है, अभी पूछ रहा है कौन सा स्थान भारत में है। बताइए हड़प्पा या मोहनजोदड़ो या लोथल या उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताएं दोस्तों, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कौन सा है जो कि भारत में स्थित है। तो दोस्तों आपको पता है हड़प्पा भी कहाँ है, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो मैंने बताया सिंध प्रांत में, पाकिस्तान में। लेकिन जो लोथल है दोस्तों, ये जो लोथल है ये कहाँ है, गुजरात में है। अगर गुजरात में तो यानी मतलब भारत में है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लोथल। लोथल कहाँ है, भारत में है। 43वां प्रश्न कह रहा है 43वां कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या कालीबंगा। 5 सेकंड का समय दन नदी उत्तर करिए आप लोग, ठीक है। 5 सेकंड के अंदर आप उत्तर कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर हम लोग किसको कहते थे, पत्तन नगर का मतलब बंदरगाह नगर, ठीक है। जी हाँ, तो बताएं इसका उत्तर। देखिए इस प्रश्न को इतना बार पूछा पत्तन नगर को, यानी कि लोथल के बारे में इतना प्रश्न पूछा है, कहने वाली बात नहीं। पीछे भी आपने देखा लोथल 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 हो रहा था, यहाँ पे भी लोथल है ना। तो इसका भी सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, क्या, लोथल। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था, लोथल था। अभी देखिए आगे एक प्रश्न और है, इसका भी उत्तर लोथल ही होगा। सुनिएगा बस प्रश्न को, प्रश्न कैसे पूछा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। देखिए अभी बंदरगाह कह दिया, और पत्तन नगर कहा था, यहाँ बंदरगाह कह दिया। बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है, चीज़ें वही है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, क्या दोस्तों, लोथल, है ना। और लोथल कहाँ है, गुजरात में स्थित है। और लोथल क्या था, हड़प्पा का एक बंदरगाह यानी कि पत्तन नगर था, ठीक है। आइए 45वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और 45वां प्रश्न क्या कह रहा है उस पर जरा सा चर्चा करते हैं। 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल टेराकोटा प्राप्त हुआ है। बताएं कहाँ से, धवलावीरा से, बनवाली से, कालीबंगा से या लोथल से। बताइए दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है, बताएं। हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही भी उत्तर कर रहे हैं। इसका नंबर, इसका जो ऑप्शन सही है, उत्तर सही है, वह है बनवाली। यानी बनवाली से क्या प्राप्त हुआ था, हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ था, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर पूछे बनवाली है कहाँ, तो बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। कहाँ दोस्तों, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में। ध्यान रखिए, अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो सुनते जाइए, 1-2 बार रिपीट कर लीजिएगा वीडियो को, आपको पूर्णतः आपके दिमाग में चला जाएगा। और मैं जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं ध्यान रखें, यहाँ से मैं दूंगा आपको टेस्ट में, परीक्षा में, ठीक है। तो इसको प्रश्न को एकदम बिल्कुल अच्छे से तैयार रखना है, क्लियर, वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है 46वां कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। यानी सीधी सी बात है, 4 स्थलों में आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध नहीं रखता है। वह कौन सा है, कालीबंगन है, रोपड़ है, पाटलिपुत्र है या लोथल है। तो यहाँ पे सीधी सी बात, तो भाई वही उत्तर दिख रहा है एकदम सामान्य सा, ऑप्शन नंबर सी, क्या, पाटलिपुत्र, ठीक है। तो जो पाटलिपुत्र है यह हड़प्पा से संबंधित नहीं है, जबकि कालीबंगन, रोपड़ और लोथल ये 3 क्या है, हड़प्पा से संबंधित, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है या सैंधव सभ्यता से संबंधित है, ठीक। आज का 47वां प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है। यानी कि भारत का सबसे बड़ा जो हड़प्पा काल की पुरास्थल है, सबसे बड़ा कौन सी है, आलमगीरपुर है या कालीबंगन है या लोथल है या राखी गढ़ी है। तो बताइए
कौन है दोस्तों हड़प्पा का भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल? बताएं। 5 सेकंड का तो समय तो है ही है आपके पास, तो उत्तर करिए ना। देखिए कितने लोग देख रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, 2 लोग 4 लोग 6 लोग जितने भी देखें ईमानदारी पूर्वक देखें, ठीक है। आप लोग उत्तर करते रहिए, जितने लोग हैं सारे के सारे लोग उत्तर कीजिए। और कुछ लोग बहुत बेहतरीन उत्तर कर रहे हैं, उनको देख के खुशी होती है ना। और आप सब लोग उत्तर करते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अगर आप गलत भी उत्तर कर रहे होते हैं तो मुझे इस बात खुशी होती है कि कम से कम आप प्रयास कर रहे होते हैं। क्योंकि दोस्तों एक बात कही गई है कि हारने वाले का अपना रुतबा होता है, मलाल तो वह करे जो दौड़ में शामिल ना रहा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। जी हाँ। तो 47वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही, यानी कि राखी गढ़ी। क्या दोस्तों? राखी गढ़ी जो है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल, क्या सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है, ठीक। वेरी गुड। आइए बात करते हैं 18वें प्रश्न की। 18वां प्रश्न कह रहा है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? बताइए। पशुपति की, या इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, या विष्णु की? बताइए किसकी पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग? जी हाँ दोस्तों बताइए। अच्छा एक मिनट, हालांकि इस प्रश्न को उत्तर देने के बाद मैं उस पर आ रहा हूँ। बताइए कि सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? तो जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग सही भी उत्तर कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, क्या पशुपति की। तो जो सिंधु घाटी के लोग थे ये पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। किसका दोस्तों? शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण कहाँ से मिला है? तो इसका जो प्रमाण मिला था मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर था, जिस पर एक योगी की आकृति भी बनी है, ठीक है। अब योगी का मतलब कि हमारे मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है, ठीक है। जी हाँ। तो हम लोग बात करते हैं अभी एक पिछला जो प्रश्न था, ठीक है, उस पर। तो ये जो हमने आपसे कहा था, कहाँ गया ये वाला, कि भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। आपने कहा क्या है कि उत्तर क्या बताया आपने? राखी गढ़ी है। तो अब बताइए दोस्तों कि राखी गढ़ी है कहाँ पे? ये भी तो पूछा जा सकता है कि भैया आपने बता दिया कि हड़प्पन पुरा स्थल सबसे बड़ा है, राखी गढ़ी जो है हड़प्पन पुरा स्थल सबसे हड़प्पा का सबसे बड़ा पुरा स्थल है, तो कहाँ है राखी गढ़ी? तो राखी गढ़ी जो दोस्तों है यह है, कहाँ है बताइए बताइए, कहाँ है? यह भी पाकिस्तान में है दोस्तों। कहाँ पे है? यह भी पाकिस्तान में, ठीक। अगर आपसे पूछता है सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा पुरा स्थल, तो वह धौलावीरा है। क्या है? सबसे बड़ा है राखी गढ़ी, और दूसरे नंबर पर पूछेगा तो धौलावीरा हो जाएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं 49वें प्रश्न पर। तो 49वां प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, या सर जॉन मार्शल थे, या क्लाइव थे, या कर्नल टॉड थे? तो दोस्तों आप सभी को पता है ये प्रश्न न जाने कितनी बार पूछा है परीक्षाओं में, ठीक है। तो बताइए, बताएं दोस्तों, कौन था वह व्यक्ति जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी था? जी हाँ, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर जॉन मार्शल। यानी जो सर जॉन मार्शल थे यह मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड। आइए आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 की। 50 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है उसको खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? बताएं। आपके सामने ऑप्शन है राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, या जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, और अगला ऑप्शन है कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथन राव, या माधव स्वरूप वस्त तथा बीसी राव। बताइए कौन से 2 व्यक्तियों का समूह है जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में मदद किया? बताएं। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल बताएं, उत्तर कीजिए आप सब। तो एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं। क्या? राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने किया था, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बात करते हैं हम लोग 21वें प्रश्न पर, 21वां मतलब कि 51वां प्रश्न पर। किस पर? 51वां। तो दोस्तों 51वां प्रश्न क्या कहता है? 51वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला
प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वह कौन था? अभी आपने देखा हड़प्पा संबंधित यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित दो नाम आए, वो था राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। लेकिन इससे भी पहले एक व्यक्ति था जिसने इसके महत्व को ही नहीं समझ पाया। उत्खनन तो किया लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाया। वह कौन था? एक कनिंघम थे, या मार्टिन व्हीलर थे, या सर जॉन मार्शल थे, या जॉर्ज एफ डेल्स थे? बताइए दोस्तों कौन थे? 5 सेकंड का समय है तो है आपके पास, बताएं। और 4 ऑप्शन भी मौजूद हैं, तो बताएं कौन सा है दोस्तों? 51वां प्रश्न कह रहा है। जी हाँ, कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक कनिंघम जो थे हड़प्पा का उत्खनन करने वाले प्रथम पुरातत्वविद थे, लेकिन इसके महत्व को ये समझ नहीं पाए। ठीक है, बाद में इसको खोज निकालने में यानी कि इसके महत्व को समझने में कामयाबी हासिल किया किसने? राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने। अब हम बात करते हैं 52वां प्रश्न की। 52वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? बहुत तगड़ा प्रश्न है, बहुत बार पूछा है। कह रहा सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया? सोने का, चांदी का, तांबा का या लोहे का? बताइए किस धातु का प्रयोग किया था? 5 सेकंड का समय है दोस्तों आपके पास, बताएं। जी हाँ दोस्तों, बताइए, उत्तर करते रहिए। जी हाँ दोस्तों, तो मानव ने सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो क्या था? तांबा था। बहुत सारे लोगों ने उत्तर किया, अच्छा उत्तर किया और सही उत्तर कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया? तांबे का। ठीक है, वेरी गुड। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न है हमारा 53वां प्रश्न कह रहा है कि हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? यानी हड़प्पा काल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई थी या फिर न हुई है? सोने की, चांदी की, तांबा की या लोहा की? तो पीछे दोस्तों आपने पढ़ा ही, तो इसका एक बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल उत्तर के। चलिए 5 सेकंड मैं समय फिर से दे रहा हूँ, फिर भी मैं 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ, इसका उत्तर आप लोग जानते हैं फिर भी। जी हाँ, कुछ लोग सही उत्तर कर भी रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लोहा। यानी कि हड़प्पा काल में, या हड़प्पा काल को क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसमें लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई थी। क्लियर, वेरी गुड। बात करते हैं 24वें प्रश्न की। 24वां प्रश्न कहता है कि धौलावीरा राज्य में स्थित है वह है, यानी कह रहा है कि जो धौलावीरा है किस राज्य में स्थित है? यानी कि जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? आपसे पूछ रहा है, गुजरात है, हरियाणा है, या पंजाब है, या राजस्थान? बताइए धौलावीरा किस राज्य में स्थित है, बताएं। जी हाँ दोस्तों, बताइए, वेरी गुड। कुछ लोग सही उत्तर कर रहे हैं, आप लोग बता लीजिए। 5 सेकंड का समय है, फिर उसके बाद मैं उत्तर करता हूं इसका। जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही, ए सही है, गुजरात। यानी ये जो धौलावीरा है कहाँ पर है? गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, और मैंने अभी पीछे बताया कि जो धौलावीरा है यह हड़प्पा का दूसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है, और पहला सबसे बड़ा हड़प्पा का पुरातत्व स्थल कौन है? राखी गढ़ी है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। और राखी गढ़ी कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक, अभी हम बात करते हैं अगले प्रश्न पर, यानी कि आज के 55वां प्रश्न पर। 55वां प्रश्न कह रहा है कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्नत जल व्यवस्था यानी कि जो भी बारिश का पानी हो, चाहे जैसा पानी हो, उसके निष्कासन से लेकर मतलब कह लीजिए उसका प्रबंधन जो है बहुत तगड़ा रूप में मिला। उसका जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है? आलमगीरपुर से, या धौलावीरा से, या कालीबंगा से, या लोथल से? कहाँ से मिला है दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। बताइए, 5 सेकंड का ऑप्शन में समय मैं फिर से दे रहा हूँ, बताइए। कुछ लोग 1-2 लोग सही कर रहे हैं, बताइए, उत्तर बताते रहिए आप सब। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी सही। कहाँ से? धौलावीरा से। यानी कि जो धौलावीरा है यहाँ पर एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आते हैं आज के 56वां प्रश्न पर। 56वां प्रश्न कह रहा है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? मिस्र में, या मेसोपोटामिया में, या मध्य अमेरिका में, या भारत में? बताइए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सबसे पहला या फिर सबसे पहले आरंभ किसने किया? बताइए।
चूंकि हम लोग भारत का इतिहास पढ़ रहे तो सीधी सी बात है भाई, इसका उत्तर कहाँ होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। यानी भारत ने वस्त्रों के लिए किस खेती का आरंभ किया? कपास की खेती का आरंभ किया। ठीक है, अगर सबसे पहले पूछे तो किसने किया, तो भारत ने सबसे पहले किया दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड। आइए आज बात करते हैं हम लोग आज के 57वां प्रश्न पर। 57वां प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि निम्न स्थानों पर किस एक निम्न स्थानों में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? यानी जो वृषभ मुद्रा है यह किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। कह रहा है कि जो वृषभ मुद्रा है यह कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा से, लोथल से, चनुधड़ो से या मोहनजोदड़ो से? बताइए दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है? वृषभ का मतलब होता है बैल, है ना, यानी बैल वाली मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुआ है? जी हाँ दोस्तों, मैं आगे आपको उत्तर बताऊं इससे पहले मैं 5 सेकंड का समय देता हूं। मैं चाहता हूं आप लोग गलत सही जो भी आता है आपको उत्तर कीजिए। कि वृषभ मुद्रा यानी कि ऐसा मुद्रा जिस पर बैल छपा हो, है ना, कुबड़ वाला बैल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। यानी वृषभ मुद्रा यानी कि कुबड़ वाला बैल जिस मुद्रा पर छापा गया था वो कहाँ से मिला? वह मिला है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा कहता है 58वां कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ध्यान रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति की जितनी भी मोहरें चलाई गई थी, ठीक है, उस पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन चारों में से 3 तो मिलता है लेकिन एक नहीं मिलता। बताइए किसका नहीं मिलता है? बैल का, हाथी का, घोड़ा का या भेड़ का? किसका नहीं मिलता बताएं? बैल, हाथी, घोड़ा या भेड़, इन चारों में से किसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? 5 सेकंड का समय, उत्तर करिए। गलत सही तो करना ही है, फिर मैं सही उत्तर तो बताऊंगा ही, तो डरना तो बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी यानी कि घोड़ा। यानी कि हड़प्पा संस्कृति के जितने भी मोहरे थे उस उतने मोहरों में किसी भी मोहरों पर घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला, जबकि बैल, हाथी, भेड़ इत्यादि का साक्ष्य मिल गया मोहरों पर। क्लियर, वेरी गुड। आज का हमारा 59वां प्रश्न है, कह रहा है कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? शेर का, हाथी का, घोड़ा का या गाय का? बताइए इन चारों ही जानवरों में, इन चारों ही पशुओं में किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? आपको ये बताना है दोस्तों। जी हाँ, इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, शेर। यानी कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। तो आज का हमारा अंतिम प्रश्न है 30वां, ठीक है, या सॉरी 60वां, 30 दूनी 60, 60वां प्रश्न है। ठीक है, तो अभी तक जिन लोगों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अब अंतिम में तो बोलना तो पड़ेगा ही ना। ठीक है, चलिए, वैसे मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग हमसे हमारे कहने से पहले ही कर दिए होंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं 30वां प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से यानी 60वां, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? यानी कि किस सभ्यता का विकास नील नदी के तट पर हुआ? रोमन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या यूनानी सभ्यता या मिस्र सभ्यता? बताएं दोस्तों, बताएं किस नदी के तट पर, किस नदी के तट पर, या फिर आपसे पूछा है कि कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? नील नदी के तट पर, बताइए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिस्र की सभ्यता। यानी जो मिस्र की सभ्यता है ये किस नदी के तट पर पनपी है, किस नदी के तट पर इसका विकास हुआ है? तो वह नदी कौन सा दोस्तों? नील नदी है दोस्तों। क्या है? नील नदी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया आज का हमारा 60 प्रश्न। अंतिम में मैं फिर से बोलूँगा कि ये जो वीडियो है, वीडियो को सभी के सभी लोग अभी फिर से एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, खूब दबा के शेयर करिए। ठीक है, और सबको बताइए क्लासेस चल रही हैं रोज़ आना, मतलब यार कहना पड़ेगा, है ना, जुड़ जाएं। और अगर नए लोग जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो ये हो गया हमारा आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा
प्रश्न कैसे थे, जो कुछ भी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हम आपसे मिलते हैं कल, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।